नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी राजा और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। मिडिल ईस्ट बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है। तस्वीरें जो आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि बारूद की गंध अब फेफड़ों तक पहुंच गई है। शांति के कथित ठेकेदार ने मिडिल ईस्ट में मौत का रास्ता चुना है। ट्रंप खुद को शांति दूत कहते हैं, लेकिन उन्होंने वहां पर मौत का रास्ता चुना है। शांति की बात करने वाले ट्रंप ने वो खेल खेला है जिसकी जद में कई देश आ चुके हैं। कई देशों पर हमला हो रहा है। ईरान बौखलाहट में हर देश को मिडिल ईस्ट के निशाना बना रहा है लगभग। फिर वो सऊदी अरब हो, दुबई हो, इराक हो। शनिवार की सुबह जब तेहरान में मौत के गोले इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के बरसाए तो इस हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर तो मारे गए, लेकिन इजराइल ईरान के पास इतनी सटीक जानकारी कैसे पहुंची, इस पर सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां इजराइल की मोसाद को जानकारी थी कि खामनेई एक मीटिंग करने वाले हैं, लेकिन इसकी सटीक जानकारी आखिरकार मोसाद और सीआईए के एजेंट्स को मिली कैसे? खबर यह भी है कि ईरान के किसी खास नेता ने इसकी जानकारी ली थी और इसकी भनक सऊदी अरब को भी लग चुकी थी। इसके बाद क्या हुआ? सऊदी अरब के प्रिंस जो बदले की आग में कब से जल रहे थे, बहुत पुराना बदला है उनका, 80 के दौर का, उनके लिए यह सबसे सुनहरा मौका था। प्रिंस सलमान ने ट्रंप पर हमला करने के लिए फोन किया और कहा कि यही सही वक्त है। और यह दावा हम नहीं कर रहे हैं, यह दावा किया गया है वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से कि सऊदी के प्रिंस ने ही ट्रंप को इस जानलेवा हमले के लिए मनाया है। ईरान के टॉप लीडर को एक साथ खत्म करने के लिए मनाया है। सलमान ने ईरान और खामनेई के बीच में क्या खंजर घोंपा है, यह सवाल है। हालांकि बहुत अच्छी दोस्ती तो है नहीं, दुश्मन ही है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने इस युद्ध को मुसलमानों के खिलाफ युद्ध की घोषणा करार दे दिया है। दूसरी तरफ उधर ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा भी जारी कर दिया है। मिडिल ईस्ट में स्थिति सुधरने की जगह बिगड़ते जा रही है। कुवैत से लेकर के इराक तक, बहरीन तक, सऊदी अरब तक, हर जगह धमाके करवाए जा रहे हैं और ये धमाके करने वाला ईरान है। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि खामनेई का मर्डर प्लान क्या था जो सऊदी प्रिंस सलमान ने रचा है। खामनेई की हत्या में सऊदी के क्राउन प्रिंस का हाथ है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने यह बड़ा खुलासा किया है कि प्रिंस के कहने पर अमेरिका ने ऑपरेशन की शुरुआत की है, यह कहा गया वॉशिंगटन पोस्ट में। क्राउन प्रिंस ने इसके लिए ट्रंप को कई बार फोन किया है। आपको याद भी होगा कि दोनों किस तरीके से मुलाकात करते हुए नजर आए थे 2025 में जब वो पहुंचे हुए थे व्हाइट हाउस। सलमान ने कहा कि हमले का यह सबसे मुफीद वक्त है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी इस हमले के पक्ष में नहीं थी और यह रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी। सीआईए पूरी तरीके से इनकार कर रहा है कि अभी यह हमला करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सऊदी ने आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया हालांकि इस सब पर नहीं दी है कि वॉशिंगटन पोस्ट में जो कुछ कहा गया है वो कितना सच है, कितना झूठ है। वॉशिंगटन रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया कि हत्या के साजिशकर्ता प्रिंस सलमान है। प्रिंस की प्लानिंग कोई आज की नहीं है बल्कि महीनों पहले की है। साफ है कि सऊदी अरब वर्षों से ईरान के खिलाफ प्रतिशोध में जल रहा है। ईरान के कारण सऊदी के तेल कारोबार को भी नुकसान हो रहा था और सऊदी के लिए यही सही समय लगा। फिर अमेरिका और इजराइल के हाथों ईरान के टॉप लीडरशिप को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अब साजिशकर्ता प्रिंस सलमान क्यों कहे जा रहे हैं, चलिए वो आपको समझा देते हैं। प्रिंस सलमान ने व्हाइट हाउस का दौरा किया था। ईरान से तनाव के बीच में व्हाइट हाउस गए हुए थे प्रिंस सलमान। इस दौरान प्रिंस ने ट्रंप प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की थी। प्रिंस सलमान ने मुलाकात में ईरान पर हमला करने के लिए कहा, यह खुलासा हुआ है। प्रिंस सलमान ने कहा कि अभी हमला नहीं हुआ तो तेहरान और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और ऐसे में भविष्य में उस पर हमला करना आसान नहीं होगा। सऊदी ने कहा कि अगर हमला नहीं हुआ तो ईरान सऊदी के तेल ठिकानों को निशाना बनाएगा और इस वजह से मिडिल ईस्ट में सऊदी का तेल व्यापार खतरे में आ सकता है। सऊदी लंबे वक्त से ईरान शासन को सबक सिखाना चाहता है। ईरान के कारण मिडिल ईस्ट में सऊदी के तेल व्यापार पर बड़ा असर पड़ा था और वो खतरे में भी है। सऊदी लंबे वक्त से ईरान शासन को सबक सिखाना भी चाहता था। अब चलिए आपको यह भी समझाते हैं कि ईरान और सऊदी की दुश्मनी आखिरकार क्यों है, जबकि दोनों पड़ोसी देश हैं। तो ये दुश्मनी की पूरी टाइमलाइन क्या है वो भी आप समझ लीजिए। ईरान और सऊदी के बीच वर्षों की दुश्मनी है। 1989
79 की, माफ करिएगा, 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद रिश्ते खराब होते चले गए। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बन गया। 1980 में ईरान इराक युद्ध में सऊदी ने इराक का साथ दिया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया। रुपए पैसे से लेकर के हथियार तक इराक को उस वक्त उपलब्ध करवाए गए थे सऊदी की तरफ से। 1988 में हज के दौरान एक झड़प हुई, जिसमें करीब 400 लोग मारे गए और इसमें मरने वालों में सबसे ज्यादा ईरानी लोग थे। और इसी के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते और ज्यादा खराब होते चले गए। अब यह भी आपको बता देते हैं कि मिडिल ईस्ट में दो बड़े दुश्मन आखिरकार कौन है। मिडिल ईस्ट के दो बड़े दुश्मन कोई और नहीं बल्कि ईरान और सऊदी अरब ही है। मिडिल ईस्ट में ईरान और सऊदी बड़े दुश्मन है। सऊदी अरब सुन्नी बहुल देश है और ईरान शिया बहुल देश है। दोनों देशों ने अलग अलग गुटों के माध्यम से अपना असर बढ़ाया है। ईरान ने यमन, लेबनान, सीरिया में अपना असर बढ़ा रहा है। सऊदी अरब ने अपने फायदों के लिए इन्हें सबसे बड़ा खतरा बता दिया। अब आपको यह बताते हैं कि ईरानी राष्ट्रपति ने क्या कहा। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में खामनेई मारे गए हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कल राष्ट्र के नाम संबोधन किया था। ये मुसलमानों के खिलाफ खुली जंग है, यह भी उनकी तरफ से कहा गया। यह विशेष रूप से शियाओं के खिलाफ युद्ध की शुरुआत है। ईरान का इसका जवाब भयानक रूप से देगा। ईरान के हमले से आरोपियों को पछतावा होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का यह बयान। और इन सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं कि आखिरकार ये खबर क्या है। दरअसल ईरान पर आईएकी की एक रिपोर्ट आई है। अब आईएईए की जो रिपोर्ट आई है उससे दुनिया में भय भी बताया जा रहा है। आईएईए ने पहले भी ये बयान दिया था। आईएईए की तरफ से ये बताया गया था कि ईरान अपने जो ऊर्जा संयंत्र उनके बारे में बता नहीं रहा। अब ये कह रहे हैं कि ईरान के 7 एटमी जो सेंटर है उनसे रेडिएशन का खतरा, जिसमें नतांज, फोर्डो, इस्फहान, इससे रेडिएशन का खतरा है। बुशहर, अराक, डार्कोविन से भी खतरा बताया जा रहा है। उनका कहना है कि यहाँ पर भीषण बमबारी हुई है, जिसकी वजह से अब यहाँ रेडिएशन का खतरा शुरू हो गया। तेहरान रिसर्च सेंटर से भी रेडिएशन का डर है। 7 जगह ये बताई जा रही है जहां से रेडिएशन का डर है। ईरान के 7 एटमी सेंटर, एक एक करके हमने आपको नाम बताया। फोर्डो, नतांज, इस्फहान, जो पिछले बार भी अमेरिका के निशाने पर रहे, इस बार भी यानी कि वहां पर बमबारी हुई है, जिसकी वजह से ये रेडिएशन का खतरा वहां पर बढ़ गया है। नतांज से लेकर फोर्डो तक, इस्फहान तक, यहाँ सब कहीं रेडिएशन का खतरा बढ़ा है। यानी यहाँ भीषण बमबारी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इस बीच एक और खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। खबर यह है कि इजराइल ईरान पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का बयान भी सामने आ गया। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने क्या कुछ बयान दिया है, चलिए वो आपको बता देते हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि हमने ये लड़ाई शुरू नहीं की है। पीट हेगसेथ रक्षा मंत्री का नाम है। इनका यह कहना है कि हमने ये लड़ाई शुरू नहीं की है, जंग शुरू नहीं की है, लेकिन खत्म हम करेंगे। और पता नहीं किस आधार पर उनकी तरफ से ये बयान दिया जा रहा है, लेकिन सच क्या है वो दुनिया देख रही है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के इसकी शुरुआत की। हमारे एक्शन से ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। ये दो बड़ी खबरें हैं कि ईरान किस तरीके से अब मिटने के कगार पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के पहुंचा दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यह बयान शायद इस वजह से दिया है क्योंकि वो बार बार अमेरिका और इजराइल को तो खैर नहीं सुनेगा, लेकिन ईरान से अमेरिका लगातार ये कह रहा था कि अपने परमाणु हथियारों को बनाने की जिद को त्याग दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए पीट हेगसेथ ये कह रहे हैं कि हमने इस जंग की शुरुआत नहीं की, लेकिन खत्म हम ही करेंगे। ये जिद थी ईरान की, जिसकी वजह से उसे ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। एक बड़ा बयान है। लगातार 3 दिन से बमबारी हो रही है ईरान के अंदर भी, और ईरान भी बौखलाहट में जगह तगह कहीं पर भी वो बमबारी कर रहा है। यूएस नेवल बेस को मिडिल ईस्ट में निशाना बनाने तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद उसने उन जगहों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जो आम लोगों से जुड़ी हुई थी। बहरीन की राजधानी मनीला से, वहां से तस्वीरें सामने आती है, और इसके साथ साथ बहुत जगह से तस्वीरें सामने आती है कि किस तरीके से वहां पर बहरीन की राजधानी में एक
5 सितारा होटल के ऊपर हमला किया जाता है और वहां सब कुछ तबाह कर दिया जाता है। अब इसी मुद्दे पर करेंगे हम शुरुआत चर्चा की कि क्या प्रिंस सलमान ही वो खतरे का अलार्म थे जो खामनेई की मौत की वजह बन गए हैं। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपको परिचय करवाती हूँ। फिलीपींस की राजधानी मनीला है वैसे, और बहरीन की राजधानी में ये सब कुछ हुआ है, वहां पर ये निशाना साधा गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार कल से लेकर के परसों से लेकर के आज तक क्या कुछ हुआ है। मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं मेजर जनरल अनुज माथुर, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ है, अली हुसैन कुमी, शिया मुस्लिम स्कॉलर है, डॉक्टर आसिफ रमीज सऊदी फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट है, सऊदी से जुड़ रहे हैं, डॉक्टर मार्शल सोहेला ईरानी मामलों के एक्सपर्ट है, जहांगीर कलहोडो जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, पाकिस्तान से वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रोहित शर्मा विदेश मामलों के जानकार हैं। सभी मेहमान मेरे साथ लगभग जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ कि अभी अगर मैं बात करूँ सऊदी की, तो डॉक्टर आसिफ रमीज वहां पर क्या हालात है? अभी वो मेरे साथ जुड़े नहीं हैं, मुझे बताया जा रहा है। लेकिन मेजर जनरल अनुज माथुर, ये बड़ी बात है कि प्रिंस सलमान ने ये पूरा रक्षा घेरा तोड़ने में कहीं ना कहीं अमेरिका की मदद कर दी है। तो जरा अब ये समझा जाए कि जो भीषण हमले ईरान की तरफ से पूरे मिडिल ईस्ट में हर जगह खैर देखने को मिल रहे थे, अब सऊदी प्रिंस की तरफ भी हो जाएंगे, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये बड़ी खबर आई थी। देखिए, मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक बात छोटी सी बताना चाहता हूं, और वो बात ये है कि जब भी युद्ध होते हैं वो युद्ध 3 फ्रंट्स पे साइमल्टेनियसली लड़े जाते हैं। पहला आर्थिक फ्रंट होता है, पहला ये सीनियरिटी से बता। दूसरा होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या प्रोपेगेंडा वॉरफेयर या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, कॉल इट व्हाट यू लाइक। और तीसरा होता है काइनेटिक वॉरफेयर, जहां आप फिजिकली बम्बार्डमेंट करके आप लड़ाई लड़। तो ये जो बातें वॉशिंगटन पोस्ट से निकल करके आ रही हैं या न्यूयॉर्क टाइम्स से निकल करके आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा भी हो सकती हैं, पहली बात। अब आप देखिए कि क्या पेजेश्किन का क्या स्टेटमेंट आया है कि ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के खिलाफ हमला है। अब आप मुझे बताएं कि अगर ये पूरे इस्लाम के खिलाफ हमला है, तो आप लगातार इस्लामिक देशों के ऊपर क्यों हमले करे चले जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये मुझे बताएं कि अगर ये पूरे इस्लामिक देशों के इस्लाम के खिलाफ हमला हो रहा है, तो जॉर्डन क्यों उनकी तरफ है? क्या बहरीन में और 19 जगह पर अमेरिका के वहां पर बेसिस बने हुए हैं, वो क्यों हैं? देखिए, ये दोनों तरफ से मुझे लगता है ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को आगे बढ़ाया जा रहा है, पहली बात। अब जहां तक सवाल सऊदी प्रिंस का इसके अंदर शामिल होने का है, आपको शायद पता हो कि पिछले 7-8 वर्षों से सऊदी अरब में और हुतीज में, यमन में उनका युद्ध चल रहा है। वो युद्ध को कौन कर रहा है, वो युद्ध क्यों हो रहा है, वो इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है कि आप अपनी तरफ से ईरान जो मन में आए कर सकता है। ये जितने भी प्रॉक्सीज हैं ईरान के, ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस या व्हाटएवर ही इज कॉलिंग इट, आप हूती देख लें, आप हमस देख लें, आप हिजबुल्लाह देख लें, इस तरीके की चीजों को बनाना, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चीज की ओर इशारा करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सऊदी प्रिंस इसमें शामिल थे या कोई शामिल थे, लेकिन इतना मैं आपको यकीनी तौर पर बता सकता हूं कि सऊदी प्रिंस तो सिर्फ बातचीत कर सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन जमीन से आई है वो ईरान से आई है, उसमें ईरानी लोग शामिल हैं। आप जब एक युद्ध के बादल आपके पास मंडरा रहे हैं 2.5-3 महीने से, अब्राहम लिंकन चल रहा है, जेराल्ड फोर्ड चल रहा है, यूएसएस जॉर्जिया आ गई है वहां पे टोमाहॉक मिसाइल्स लेकर के, ऐसी परिस्थिति में क्या आपको इस बात का यकीन नहीं था जैसे ये खबर सामने आई थी, लेट मी फिनिश कि एक लाइन और प्लीज आई टेक 50 मोर सेकंड्स, कि क्या आपको ये मालूम नहीं था कि जो उद्देश्य है इस अमेरिका और इजराइल के अलायंस का, खमनाई को खत्म करना, लीडरशिप को खत्म करना, वहां से ऐसी एक्यूरेट पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची अमेरिका के पास और इजराइल के पास कि वो आकर के एक पहली स्ट्राइक में आपके ईरान के 40 टॉप लीडर्स, मिलिट्री कमांडर्स खत्म कर दिए? ये इसमें आप कहीं कुछ भी प्रिंस को जोड़ते रहें, कुछ भी जॉर्डन को जोड़ते रहें, ये जो चीज निकल के आ रही है, ये जो जो आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क है जिसमें ईरान के लोग शामिल हैं,
वजह मैं बताऊंगा आपको। 47 साल से ईरान एक इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट में, असहमति के दमन में और कठोर वैचारिक नियंत्रण में जी रहा है। ईरान जो एक बहुत शानदार, बहुत प्रतिष्ठित राष्ट्र था, एक बहुत पुरानी सभ्यता है, इसको 47 वर्षों में बिल्कुल रसातल पे ले जाकर के छोड़ दिया इस रजीम ने। तो ये वजह है, और उसकी वजह ये जो इंफॉर्मेशन निकल रही है उसके सही जगह ढूंढिए, सही केंद्र ढूंढिए, वो आपको आपके अपने देश में मिलेगा। जैसे ये खबर सामने आई थी कि आयतुल्लाह अली खामनेई नहीं रहे, उसके बाद ही सबसे पहले ये जो बात लोगों के जहन में आई थी वो यही थी कि आखिरकार वो कौन व्यक्ति था जिसने उनकी जानकारी को लीक किया था, क्योंकि उसके बिना ऐसा हो नहीं सकता था। अगर मानना ही होता तो शुरुआत 2025 में ही कर दी गई थी, उस वक्त भी ये हो सकता था। पता नहीं क्यों बैकआउट किया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगी अली हुसैन जी कि इस पूरे मुद्दे पर अब एक तरफ दो धड़े देखने को मिल रहे हैं, एक तरफ लोग खुशियां भी मना रहे हैं, दूसरी तरफ लोग मातम भी मना रहे हैं। तो अब आगे आने वाले वक्त में आपको लगता है कि आयतुल्लाह अली खामनेई जैसा कोई और नेता हो पाएगा या फिर आपको जरूरत भी है? देखिए, ऐसा है कि ईरान कभी जंग नहीं करता है, दिफा करता है। कोई भी हो, कितना बड़ा ताकतवर अमेरिका हो या इसराइल हो, इसराइल, अमेरिका, ईरान ने हमेशा दिफा किया है और हमेशा दिफा करेगा। जिन लोगों ने साजिश रची है, चाहे वो सऊदी हो या कोई भी कंट्री हो, उनको भी जवाब दिया जाएगा, ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा। मगर याद रखिएगा कि ईरान कभी न दबा है और न दबेगा। एक नहीं, सैकड़ों खामनेई पैदा होंगे और पैदा हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि आयतुल्लाह खामनेई खत्म हो गए तो वो जंग खत्म हो जाएगी या मतलब मामला खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अल्लाह जिसके साथ होता है, दुनिया उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। दुनिया एक तरफ है, जमहूरियत इस्लामी ईरान जो है वो एक वाहिद मुल्क है। ये बाकी नाम के मुल्क हैं इस्लामी, इस्लाम वहाँ नहीं है। वहाँ शराबखोरी है, वहाँ जुआखोरी है, वहाँ पे अय्याशियाँ हैं, जिनको आप इस्लामी मुल्क कह रहे हैं। यूएई हो, बहराइन हो, कुवैत हो, मस्कत हो, जितने बहराइन, इसको इस्लामी मुल्क हम नहीं कहते। इस्लामी मुल्क असली ईरान है, जहाँ पे असली ईरान है, जहाँ पे आज कभी हम किसी के पर हमला नहीं करते हैं। अगर हम पर कोई हमला करता है तो हम उसका जवाब देते हैं, दिफा करते हैं। ईरान तनहा न था और ना है, पूरी दुनिया के सही इंसान उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। फिलहाल तो आयतुल्लाह तन्हाई खामनेई के नजर आ साथ। रहा है। मेजर जनरल, आपसे एक और छोटा सा मैं रिएक्शन चाहूंगी, उसके बाद एक और खबर आ रही है, उसका मैं रुक करूं। ये सब कुछ जो अली हुसैन जी की तरफ से कहा जा रहा है, क्या इससे दुनिया किसी भी तरीके से सहमति जता पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं कि इस प्रकार के ये जो रेटोरिक्स होते हैं, जो जो इस प्रकार का जो जो वैचारिक वो होता है, वो मुझे नहीं लगता कि आज के दुनिया में ये मंजूर है। और ये आप देखेंगे कि ईरान के अंदर भी इस बात की मंजूरी नहीं है। बहुत लोग इसके खिलाफ हैं। ये बात इनको सच को मानना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर आप हमेशा डिनायल के मोड में रहेंगे और हमेशा उसमें रहेंगे कि जो वहां है वो बिल्कुल सब सही है और बाकी सब जगह खराब है, तो ये मुझे लगता है आप सही रास्ता नहीं पकड़ पाएंगे। ये बात वास्तविकता है, इसको समझने की आवश्यकता है। रिटोरिक्स डू नॉट फाइट वॉर्स, रिटोरिक्स डू नॉट विन वॉर्स। आर्मीज लड़ती हैं, आर्मीज जीतती हैं, और उसके लिए आपको रिटोरिक्स से ज्यादा कुछ चाहिए होता है। मेरा यह मानना है कि दुनिया इस बात को मानने के लिए मुझे नहीं लगता तैयार होगी। आज की जो जो रियलिटी है, प्लीज मेरे को बोलने दें, वो रियलिटी ये है कि आज अगर आपको प्रगति करनी है दुनिया में, तो आपको दुनिया के साथ नेटवर्क रहना पड़ेगा। दुनिया जिस प्रकार से आर्थिक रूप से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, वो नेटवर्किंग आपको करके रखनी पड़ेगी। आपको उदारवादी बनना पड़ेगा, और तब कहीं जाकर के आप पूरी तरह से तरक्की कर सकते हैं। अन्यथा आप देखिए, आज $1 की कीमत कुछ 15, 12, 13, 15 लाख रियाल है। कहां से कहां आपकी अर्थव्यवस्था पहुंच गई है, कहां से कहां आपकी हालात वहां पर किस प्रकार के मौजूद हैं, कैसे। तो ये मेरा मानना है कि आप पूरी तरह से हर चीज को वैचारिक तौर पे दबा करके, और जो आप सही समझे उसी को आगे बढ़ाते रहेंगे, तो इस प्रकार की परिस्थिति होगी। ईरान एक बहुत बेहतरीन, बहुत पुरानी सभ्यता है, बहुत बड़ा ताकतवर मुल्क है। ईरान की ताकत उसके इतिहास और भूगोल में है, लेकिन पिछले 47 वर्षों ने
उस बिल्कुल, ताकत लोगों ने को वहां मुझे पर बहुत लगता है। कुछ देखा है और यही वजह है कि एक बड़ा समुदाय है जो आज इस सब को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहा है। एक तस्वीर सामने आती है कि कुछ महिलाओं की तरफ से अयातुल्ला अली खामने के आवास पर जो हमला हुआ उसका वीडियो बनाया जाता है और वो महिलाएं हंसती हुए नजर आती है। नाचने गाने के वीडियो तो अलग से आए थे। अब चलिए एक और खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, उसके बाद मेहमानों से चर्चा करेंगे। खबर यह है कि ईरान पर हमले को लेकर के अमेरिका का बड़ा बयान सामने आ गया है। अब क्या कुछ बड़ा बयान आया है वो आपको बता देते हैं। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि इजराइल ने ईरान पर 1200 बम गिराए हैं, ये बताया गया है ईरान पर हमले को लेकर के। हालांकि आईआरजीसी के हवाले से पहले ये कह दिया गया था कि अगर ईरान नहीं रुकेगा तो उस पर हम 2000 बम गिराएंगे, लेकिन अब ये बताया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि इजराइल ने ईरान पर 1200 बम गिराए हैं। अमेरिका के पीछे लगे तो मारे जाओगे, ये भी कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से। हमने युद्ध शुरू नहीं किया, अमेरिकी रक्षा मंत्री का ये बयान आया है। हमले में खामनेई की पत्नी की भी मौत हुई है, अमेरिका ने यह भी स्पष्ट कर दिया है जंग हमने शुरू नहीं की लेकिन हम खत्म करेंगे। हमने ईरान की नेवी को खत्म किया है, अमेरिकी नागरिकों को मारने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। और यही कल से सवाल गूंज रहा था कि 1, 2, 3 नहीं बल्कि 100 अमेरिकी नागरिकों की अगर हत्या कर दी गई है तो अब सीधे सीधे क्या अमेरिका रुक जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल था। लेकिन यही कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि वो नहीं रुकेगा। अब ऐसे में आखिरकार आगे क्या होगा, इस पर नजरें टिका करके रखनी होगी, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये बड़ी बात कह दी गई है कि हम किसी को भी बख्शने वाले नहीं है और अगर नहीं बख्शा गया तो आप समझ सकते हैं कि ईरान का जो भी हाल हुआ है उससे ज्यादा बद से बदतर हो सकता है। हालांकि बयान लगातार सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि ईरान झुकने के लिए तैयार हो गया है। ईरान कह रहा है कि ना तो हम झुके हैं और ना ही हम झुकने के लिए किसी भी तरीके से तैयार हैं। अब मेहमानों को एक बार फिर से रुक करते हैं। रोहित शर्मा जी, अब ये बड़ी बात कही गई है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका कह रहा है कि हमने ये युद्ध शुरू नहीं किया है लेकिन खत्म हम करेंगे। 1200 बम गिरा दिए गए हैं। आईआरजीसी कल ही इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर अपना अपडेट दे रहा था कि अगर ईरान पीछे नहीं हटता है, आसपास के मुल्कों पर इसी तरीके से हमला करता है तो हम 2000 बम गिराएंगे। अमेरिका कह रहा है 1200 गिरा दिए गए हैं। तो अब रोहित शर्मा जी, एक बयान ये कि 1200 बम गिरा दिए गए हैं तो कितनी हानि हुई होगी वो तो तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन अमेरिका का ये कहना कि ये युद्ध हमने शुरू नहीं किया लेकिन खत्म हम करेंगे, इसके क्या मायने? तो युद्ध शुरू किसने किया? क्या ईरान पे अटैक पहले आपने नहीं किया था? तो भाई सच बात तो ये है, युद्ध आपने ही शुरू किया है, आपने खामेनेई को मारा है। ईरान की तरफ से तो ऐसा कोई अटैक दिखा नहीं था, ठीक है ना। जहां तक बात ये कि आप खत्म करेंगे, ठीक है, हो सकता है ईरान हार जाए और लेकिन एक बात देखने की है, 6 कंट्रीज पे 6, अब तो 8-9 हो गए यार। 8-9 कंट्रीज के साथ अकेला ईरान का एक वॉर चल रही है, सबके सामने है। 3 दिन हो गए वॉर को, 3 दिन में तो हमें झुकता हुआ नहीं दिखा ईरान। हाँ, ईरान की लीडरशिप गायब हुई है, ठीक है, एक झटके में एक बार लीडरशिप गायब हो गई। अगर उन्हें पता होता कि ये अटैक होने वाला है तो शायद वो लीडरशिप इकट्ठी कहीं नहीं थी। इतने टाइम से पिछली बार भी हमले हुए थे तो ये लीडरशिप डिस्ट्रॉय नहीं हुई, कहीं पे इंटेलिजेंस मिली थी। और ये भी था कि ये वॉर अभी शुरू नहीं होनी थी, ये वॉर बाद में शुरू होनी थी। उसका टाइमिंग कोई और था। जब पता लगा अमेरिका को ये सारे इकट्ठे एक जगह मीटिंग कर रहे तो उसी दिन कर दी गई, ठीक है, फाइन। ईरान के ऊपर बॉम्ब गिरे हैं, ठीक है। आप ये देखो कि ईरान के सामने कौन खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, इजराइल खड़ा है और बाकी ये इतने सारे गल्फ कंट्रीज खड़े हैं। तो अभी तक तो वो ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए, हुआ है नुकसान, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ईरान अब भी रिटेलिएशन कर रहा है। और ईरान का रिटेलिएशन इन लोगों ने क्या हल्के में ले लिया था? डोनाल्ड ट्रंप खुद बोल रहे हैं कि 1 महीना वॉर चलेगी और ये पहले बोल चुके हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होगा। तो आप सिर्फ एयर अटैक से 1 महीने पे इसे न्यूट्रलाइज करेंगे, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये। और दूसरा, जब अटैक होना था तो चार्ल्स डी गोल को मिडवे क्यों बुलाया गया? अटैक होने के बाद चार्ल्स डी गोल को बुलाया गया। तो अटैक होने के बाद आपको लगा कि फ्रांस की भी जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब कहीं आप अंडरएस्टिमेट कर रहे थे ना। तो ये सारी चीजें अमेरिका की तरफ से तो बहुत क्लियर है, ठीक है। अगर 15 कंट्री से लड़ते हुए ईरान हारा भी, हो सकता है हार जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पास भी कुछ है जो दिख नहीं रहा। मतलब इट्स लाइक कि यूक्रेन, जब यूक्रेन वॉर हुई थी सब यही बोल रहे थे कि 3 दिन में यूक्रेन हार जाएगा, मैं खुद बोल रहा हूँ। आज 3 साल हो गए, हारा तो है नहीं। और क्या ईरान के पास कुछ है? तो ईरान ने इतना असला बारूद पहले मार लिया है और अब भी वो मारता जा रहा है। अब ऐसे में
आपके अटैक्स कम होते हैं। जब आपके पास असला बारूद कम हो जाता है तो आप अटैक्स भी कम करते हैं। 3 दिन में इसके अटैक्स कम नहीं हुए, 10th राउंड तक आ गया। तो नहीं, मुझे लगता है वो कि तो लगातार ये कुछ कह भी रहे हैं सर, वो तो लगातार ये कह भी रहे हैं कि अभी तक तो हमने सिर्फ पुराने हथियारों का इस्तेमाल किया है, अभी तक हम अपनी मिसाइल सिटी तक तो पहुंचे ही नहीं है, और अगर वहां पर पहुंच गए तो उसके बाद तो हम तबाही ला देंगे। जहांगीर, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि कल हमने बहुत बड़ा मातम देखा, पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से आता है, उसकी वजह से हिंसा भी होती है, कई लोगों की जान जाती है, बहुत सारे लोग घायल होते हैं। अब खबर ये भी आ गई है कि पाकिस्तान अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका को करने दे रहा है। तो क्या ऐसा है कि सरकार वर्सेस पाकिस्तान की आवाम, सरकार वर्सेस आवाम चल रहा है कि सरकार खड़ी हुई है इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ, और आवाम खड़ी हुई है ईरान के साथ? जी मीनाक्षी, बड़ी मेहरबानी, और सब दोस्तों को, जो मेरे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, उन सबको मेरी तरफ से सलाम, खास करके जो डेली इंडिया देख रहे हैं उनको भी सलाम। अच्छा, खुमैनी साहब की मैं थोड़ी सी जो है वो हिस्ट्री बता दूं। खुमैनी साहब की डेथ पे जो है मातम सिर्फ शिया ने नहीं मनाया, सिर्फ सुन्नियों ने नहीं मनाया, सिर्फ मुसलमानों ने नहीं मनाया, लेकिन दुनिया भर में जो खुमैनी साहब के चाहने वाले थे, इमाम हुसैन के जो चाहने वाले थे, उनके जो है सच्चे पैरोकार जो थे वो खुमैनी साहब थे। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं एक मुसलमान हूँ या मैं शिया हूँ, बल्कि मैं एक सुन्नी मुसलमान हूँ, लेकिन मैं हर एक शख्सियत की, ऐसी इस्लामिक शख्सियत की या ऐसे मजहबी शख्सियत की इज्जत करता हूँ। उनके साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया, उनके घर में उनको जो है या उनके ऑफिस में उनको शहीद किया गया, जो एक हर मोमिन की, हर हुसैनी की एक जो है बड़ी जो है तीरथ से या बड़ा ख्वाब होता है। अब सरकार का स्टैंड क्या है? ईरान के साथ खड़ा हुआ है या फिर अमेरिका के साथ, अगर एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दे रहा है? जी, मैं इस पे आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ इस पे, क्योंकि मुझे ये तमीज बांधनी लाजमी थी। आपके जो है ना काफी सारे दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने इस मुद्दे पे नजर नहीं डाली। देखिए, पाकिस्तान का हमेशा एक जो है स्टांस रहा है फ्रॉम द डे ऑफ द फाउंडेशन 1947 से लेके आज तक, कि हम इजराइल को एक ऑक्युपाइड नेशन मानते हैं, और इस जंग में जो अमेरिका का भागे भाईवार है वो इजराइल है, और इजराइल का डायरेक्टली कनेक्शन जो है 2 दिन पहले, अटैक से पहले जो है वो है कनेक्शन इंडिया के साथ, मोदी के साथ। और इंडिया ने ही कहा था, श्री मोदी साहब ने ही कहा था, इंडिया इज द मदर ऑफ द इजराइल एंड इजराइल इज द फादर ऑफ द इजराइल, और इनका इलिजिमेट चाइल्ड जो है अफगानिस्तान तालिबान है। तो ये आपके टीवी पे स्टेटमेंट थी, आपके श्री पीएम मोदी साहब की स्टेटमेंट थी। स्टैंड क्या है? आपने हमारी सरकार का स्टैंड बता दिया, आपने हमारी सरकार का स्टैंड बता दिया। आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल के साथ साथ फिलिस्तीन ने सबसे बड़ा सम्मान दिया है, वो ऐसा पाने वाले पहले नेता है। जी जी जी, मैं आपको मीनाक्षी बताता हूं। अब आप अपनी सरकार का स्टैंड क्लियर करिए। मीनाक्षी, मैं बताता हूँ। देखिए, वहां पे 60,000 से ज्यादा लोग, बच्चे, औरतें और मासूम लोग शहीद किए गए, लेकिन एक शब्द जो है श्री मोदी साहब का नहीं निकला कि इजराइल ने गलत किया है, वहां पे जेनोसाइड किए, क्योंकि बुचर ऑफ गुजरात और बुचर ऑफ गजा दोनों मिल गए थे। अच्छा, मैं दूसरा स्टेंस आपको बता दूं कि एक मिनट मीनाक्षी, प्लीज a statement like this cannot be allowed to go. बुचर और गुजरात पर ये बिल्कुल बकवास, आप प्लीज कृपया यहाँ ना करें। एक मिनट प्लीज, यू कैनॉट टॉक लाइक दिस। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 1 मिनट मीनाक्षी, जब नरेंद्र मोदी, 1 मिनट मेरी बात सुने, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये जो लड़ाई होने वाली थी उसका 3 महीने से तैयारी चल रही है, ये मोदी के जाने से लड़ाई नहीं हुई है वहां पर। और एक बात बिल्कुल साफ है, नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर के भी कहा है, फलस्तीन का सबसे बड़ा सम्मान भी नरेंद्र मोदी को मिला हुआ है। नरेंद्र मोदी को ये अपना एजेंडा यहाँ मत चलाइए प्लीज, और आप सिर्फ इस बात पे कमेंट करिए कि पाकिस्तान का स्टैंड क्या है। अभी ये आप इसको छोड़ दें, ये आज की तारीख में 525 ऐसे मैसेजेस घूम रहे हैं, आप बिल्कुल इससे कोई लेन। 3.5 महीने से मीनाक्षी लड़ाई की तैयारियां चल रही थी, लड़ाई वहां पर मोदी के जाने से नहीं हुई है। कोई इसमें कोई ये इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण मुझे लगता है कोई स्टेटमेंट हो नहीं सकता। 1 मिनट बात सुने मीनाक्षी, ये और इस प्रकार की बात, बुचर ऑफ गुजरात, ये इस तरह की बकवास यहाँ पर यू कांट अलाउ इट टू गो। इसीलिए मैंने उन्हें पहले याद दिला दिया था, इसीलिए उन्हें मैंने पहले याद दिला दिया था मेजर जनरल, कि अगर फिलिस्तीन सम्मान देता है तो इजराइल भी सम्मान देता है, और इजराइल सम्मान कर रहा है तो फिलिस्तीन भी सम्मान कर रहा है। हमारी सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है, और बहुत मंचों पर ये कह चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का डेलीगेशन भी कि हम शांति के पक्षधर हैं। तो आप हमें मत बताइए, मैं आपसे बार बार ये पूछ रही हूँ कि आपकी सरकार वर्सेस आवाम क्यों देखने को मिल रहा है?
आवाम आपकी पिट रही है, मारी जा रही है, गोलियां खा रही है, और सरकार बड़ी बड़ी बातें करते हुए इजराइल में अपनी सेना भेजने की तैयारी कर रही है। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, वहां पर अमेरिका को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं। आप अपनी जनता से कितना झूठ बोलेंगे, जहांगीर कहां तक भागेंगे? आपकी जनता सब कुछ जानती है, इसीलिए वो जाकर के आपके खिलाफ प्रदर्शन करने उतर जाती है। फिर अच्छा सुनिएगा, आपको हर चीज में मोदी जी क्यों याद आते हैं? थोड़ी देर बाद आपको ऑपरेशन सिंदूर याद आ जाएगा। अरे कभी तो अपने मुद्दे पर रहिए। अब बोलिए, ईरान ने भी इतना बड़ा बयान नहीं दिया जितना बड़ा आपकी तरफ से दिया जा रहा है, और आप तो पाकिस्तान के पत्रकार ही हैं, सरकार भी नहीं है। दुखती रग पे हाथ कभी नहीं रख रहा। दुखती रग नहीं, दुखती रग वो थी जो ऑपरेशन सिंदूर में दबाई गई थी। नहीं हाँ, दुखती हाँ। रग पे मैं हाथ नहीं रख रहा। अब सुनिएगा, आप अपनी बात पर आइए। दुखती हुई रग तो आप हाथ रखिएगा, फिर उसके बाद आपको पता क्या होगा। देखें, ये मैंने जो अल्फाज कहे आपके जो है बड़े लर्नेड जो है फौजी, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं। देखें, मैंने वो अल्फाज खुद नहीं कहे, ये मैंने अहमदाबाद कोर्ट की, हाई कोर्ट की जो फाइलें थी, कमीशन थी, मैंने वो कहा है। मेरा सवाल कुछ और था आपसे। अगर आप मेरा वक्त जाया ना करें, आप डिबेट पर आए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी डिबेट में आकर के आप उस मुद्दे को डिरेल करने की कोशिश करें। मेरा मुद्दा, मेरा सवाल बहुत ज्यादा स्पष्ट है, मुझे लगता है। जी, अब सुनिए, देखें, पाकिस्तान कभी भी ऐसे इलीगल इजरायली का इस एक्ट का हिस्सा ना बना है, ना बनेगा। कभी भी इस इलीगल एक्ट का हिस्सा ना बनेगा, ना बना है, ना बनेगा। हमने पहले ही कह दिया था कि ये जो है इजराइल की जो है और अमेरिका की नाइंसाफी है, नाजायजी है। आयतुल्लाह खुमैनी साहब की जो है ना उस हत्या, जो इसको महंगा पड़ेगी। और इसमें हो क्या रहा है, उसमें आप तो सिर्फ बर्ड व्यू आई से नहीं देख रहे, आप तो सिर्फ फाइनेंशियल चीजें देख रहे। ये जो डिजास्टर आएगा सेंट्रल एशिया में, गोल्फ स्ट्रीट में, तो इतना बड़ा डिजास्टर होगा जो लोगों के लिए खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। अभी आप देखें कि पेट्रोल का भाव क्या हो गया है। अभी आप देखें कि वहां पे बहरीन से लेके कतर, कतर से लेके ओमान, ओमान से लेके सऊदीया तक सारे शहर जल रहे हैं। और इसमें फायदा किसका हो रहा है? इसमें फायदा एक ही सदस्य का हो रहा है, वो है इजराइल। और अमेरिका को कोई इसमें सदोकार नहीं है। इवन दो उन्होंने अमेरिका को कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल उन्हें करने दे रहे हैं। अमेरिका के पास जमकर के तेल भरा हुआ है। अगर सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा तो वो साउथ एशियन कंट्रीज को ही पड़ेगा। अपनी थोड़ा सा आप जानकारी पुख्ता करिए। अहमद मस्ती खान जी, ये माने या ना माने, लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान अपना एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दे रहा है, वो भी ईरान के खिलाफ करने दे रहा है। अभी तक तो ये मातम मना रहे थे ना, क्या हुआ फिर इनके मातम का? क्या हुआ? ये इजराइल में अपनी सेना भेजने वाले हैं, या फिर अगर ज्यादा चाटुकारिता नहीं करेंगे, वहां पर ज्यादा जूतों के फीते नहीं बांधेंगे ट्रंप साहब के, तो पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। इसलिए ये सब कुछ हो रहा है कि एयर स्पेस का इस्तेमाल भी कर लो, बाकी तो पत्रकार हमने बैठा रखे जो जाकर के झूठ बोलेंगे। अभी हम इनके साथ हम क्या बोले। अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही शहबाज शरीफ ने ट्रंप साहब को सेवियर ऑफ साउथ एशिया, इन्होंने मिलकर जो है उनको ट्रंप साहब को नोबल पीस प्राइज़ के लिए नामज़द किया। इनके तरफ से जो इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान आया कंडेमनेशन का, उसमें उन्होंने कंडेमनेशन में ना अमेरिका का नाम लिया, ना इजराइल का नाम लिया, ईरान का नाम इन्होंने लिया। अभी जो इनके यूनाइटेड नेशंस में जो इनका रिप्रेजेंटेटिव था, उसकी आप तकरीर सुन लें। उन्होंने भी ना अमेरिका का नाम लिया, ना इजराइल का नाम लिया, लेकिन ईरान का नाम लिया। मुझे बात करने दे प्लीज, मुझे बात करने दे। आप बात कर रहे थे, मैं कुछ नहीं कह रहा था। जरा शराफत से बात करने दे, वरना मैं आपके गांव में पहुंच के आपको मोचड़ा लगाऊंगा। समझ रहे हैं आप? सुने मेरी बात सुने। लुकमा ले लो, ये मैं आपको मेरी बात सुने अच्छी तरीके से मेरी बात सुने। इन्होंने क्या किया, इनके किसी मुल्क में ये हुआ है कि फॉरेन मरीन्स, अमेरिकन मरीन्स ने पाकिस्तानियों का खून कराची में बहाया कल के दिन। इससे ज़्यादा और शर्मनाक और दर्दनाक बात क्या हो सकती है? ये है वो वॉशिंगटन पोस्ट ने इनके अपने जो है सूबाई जो हुकूमत के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि यूएस कॉन्सुलेट के सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमारे ऊपर ये लोगों के हमारे चैनल पर आकर के कहा, हमारे चैनल पर आकर के कहा ये बात, हमारे चैनल पर आकर के इन्हीं के देश के पत्रकार ने हमारी डिबेट में आकर के ये बात कही है कि कॉन्सुलेट के अंदर से गोलियां चलाई गई जिसमें 12 लोगों की जान गई। जो कल तक संख्या थी 12, उसके बारे में वो खुद कह रहे थे उस वक्त तक। तो
सूबाई हुकूमत के जिन्होंने spokesperson इनकी ने जान ली कबूल और किया उन्हीं के जी। साथ ये खड़े हैं। और ये कहाँ की बातें कर रहे हैं? ये बेचारा तो पंजाबी भी नहीं है, ये तो सिंध का है, ये तो यतीम है, इसको तो पंजाबी पूछते भी नहीं है। ये क्यों अपने आप को शाह से ज्यादा शाह का वफादार बन रहा है? इसकी क्या हैसियत है वो जो है पाकिस्तान में? परमिशन नहीं देती पाकिस्तान को, या इंडियन काउंसलेट में भी पाकिस्तानी जो है ऐसे नहीं घुस सकते। तो उन्होंने जो भी आप क्या घुसे हैं मतलब? उनके साथ उन्होंने सही किया मनी- है। सही और किया, दूसरी देखिए मैं जहांगीर बात- खुद ही कह रहे हैं दूसरी- सही दूसरी किया। बात- क्योंकि वो मनिक साहब जी, मैं कानून एक की और खिलाफ बात वर्जी उन्होंने की है तो और उसको मैं एक और भुगतना बात पड़ेगा। कहूं, एक और बात एज इनको पर कहूं। इंटरनेशनल लॉ में इनको एक और बात कहो, एक और बात मेरी सुन ले। जैक विटकॉफ जो आए हुए थे जनवरी 14 को, जैक विटकॉफ, जैक विटकॉफ कौन है? स्टीव विटकॉफ का बेटा। स्टीव विटकॉफ कौन है? बात सुने, स्टीव विटकॉफ कौन है? स्टीव विटकॉफ इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है। उसके बेटे के साथ आसिम मुनीर, आसिम मलिक चमचागिरी कर रहे थे या नहीं? फोटो मौजूद हैं भाई, हम थोड़ी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, फोटो मौजूद सर, हैं। मुझे आप कहाँ रह रहे हैं? सर फोटो देखें जवाब हाफिज मुनीर साहब। जवाब अच्छा दे सुनिए, भाई। हाफिज मुनीर साहब एक जानी मानी बड़ी मशहूर शख्सियत है। वो आएंगे तो आप भी फोटो खिंचवा लेंगे सर, आपका भी फोटो खिंचवा लेंगे, कोई मसला नहीं है। वो एक जानी मानी शख्सियत है। ऑपरेशन तंदूर के बाद हमारे जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड मार्शल दुनिया के मशहूर शख्सियतों में शामिल हो चुके हैं। जवाब दे भाई, जानी मानी सर मैंने शख्सियत कहा, जो है, जैक विटकॉफ। सर मैंने जवाब दिया है, जैक विटकॉफ जवाब दिया है। के- देखें जैक ऐसे ये विटकॉफ के जैसे जूते आप क्यों कल पहने? बैठ गए। सुनिए, अच्छा सुनिए जैक- मस्ती भाई सुनिए। जैक विटकॉफ के ऐसे- जैक ऐसे ही विटकॉफ है के कि- जूते पॉलिश कर रहा था। कमाल कर रहे हैं यार आप, ये कमाल है। ये क्या, कौन सी बात होगी मेरी जात पे भाई? कह दे, कोई ये नहीं है। मैं इनसे कहता हूँ, कोई जो है मरियम नवाज शरीफ के लाहौरी कुर्ते पे जो है ना 5 सितारे लगाकर फील्ड मार्शल नहीं बनता है, ये समझ जाएं। फील्ड मार्शल बनने के लिए बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये कहाँ का फील्ड मार्शल है? कहाँ का है ये तो मदरसे का अच्छा, तालिब सुनिए, इल्म है, बिल्कुल ही। मैं कई बार जहांगीर को इसलिए भी नहीं रोकती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी देर बबल में रहेंगे तो शायद खुश रहेंगे, सच्चाई से वाकिफ हो जाएंगे तो थोड़ा दर्द शुरू हो जाएगा। अली हुसैन कुमी जी, ये पहले से कल से मैं ये कह रही थी, ये सवाल भी पूछ रही थी कि अयातुल्लाह अली खामनेई के जाने के बाद अगर किसी और को बैठाने के बारे में सोचा भी गया उस गद्दी पर तो उसका हश्र वही होगा जो अयातुल्लाह अली खामनेई का होगा, हुआ है। और इसके साथ साथ वो खबर भी आ जाती है कि उनका भी वही हुआ है। यानी हमने 2025 में देखा था कि अगर एक सेना प्रमुख मारा गया, दूसरा आया तो उसे भी मार दिया, तीसरा आया तो उसे भी मार दिया। तो जो भी उस गद्दी पर बैठेगा, आपको लगता है कि अब कोई सत्ता संभालने लायक वहां पर बचा हुआ है, सत्ता संभालेगा और उसका हश्र भी वही होगा? नहीं देखिए, ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह, शिया कौम न कमजोर थी और न मजबूर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ताकत है। उनके बेटे मुस्तफ़ा खामनाई को जो है ऐलान कर दिया गया है। उसके बाद भी 4 लोग और भी हैं। तो मैं एक हुसैनी मारोगे, हजारों घर से हुसैनी पैदा होंगे। ये अमेरिका इसराइल जैसे कुत्ते मुल्क जो हैं, ये जलील रुसवा हो रहे हैं। ये लोग जो हैं जलील हैं, ये दूसरे के मुल्क पर कब्जा करते हैं, दूसरों को मारते हैं, दूसरों में जुल्म करते हैं। ईरान ने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया है। ईरान जुल्म जो है सह रहा है। ईरान के बाद अल्लाह की ताकत है, कभी न किसी डरा है। ये पाकिस्तानी आतंकवादी जो मुल्क है, पाकिस्तान दहशतगर्द, ये सब जलील रुसवा होंगे। ये कुत्तों की तरह भागेंगे। इनकी औकात नहीं है कि ईरान से मुकाबला कर लें। अमेरिका क्या मुकाबला करेगा, इसराइल क्या मुकाबला करेगा? खामोशी के चुपके से आके आके बम मार दिया घर में। कहाँ की इंसानियत है? मर्द के बच्चे होते हैं, इसराइल और अमेरिका खुल के मैदान में मारते आके। रात की तारीख में किसी घर पे हमला कर दिएगा, इसे बहादुरी कहेंगे, इसे बुजदिली कहेंगे। हुसैनी साहब सुनिए, देखें मीनाक्षी को मैं जवाब देता हूँ। देखें जो जवाब देगा, ये दहशतगर्द लोग हैं, आतंकवादी, ये क्या जवाब देंगे? ये खुद आतंकवादी हैं। इमरान खान को जेल में बंद कर रखा है, बेखता आदमी को। ये मुनीर जो है, ये नटवल्लार है, ये 420 है। ये क्या बात करते हैं लोग? पाकिस्तानी दहशतगर्द आतंकवादी जो हैं, इन्होंने हमारे मुल्क पे मतलब कई मरतबा हमला किया है। ये जलील पाकिस्तानी रुसवा होंगे, जलील होंगे, और इनको जो कोई पूछने वाला नहीं है। दुनिया में इनके बाइकाट हो चुका है, ये जाने के लायक नहीं है। पाकिस्तानी दहशतगर्द जो है, ये आतंकवादी, इनकी हुकूमत दहशतगर्द आतंकवादी है। और हमारा भारत हिंदुस्तान जो है दुनिया में वाहिद मुल्क है, चलता है। हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में सब मोहब्बत से रहते हैं। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से लेके सारी हुकूमतें जो हमारी जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह प्यार मोहब्बत चल रही हैं, प्यार मोहब्बत से रहती हैं, सबको प्यार मोहब्बत रखा जाता है। करोड़ों की तादाद में यहाँ मुसलमान रहते हैं, अमन के साथ हैं, मोहब्बत के साथ हैं, भाईचारे के साथ है, इन पर जुल्म नहीं होता है। पाकिस्तान में मस्जिदें गिराई जा रही हैं, मस्जिदों में लोग शहीद किए जा रहे हैं। ये कैसा आतंकवादी मुल्क पाकिस्तान है? हिंदुस्तान के सलाम करता हूँ। इसीलिए इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान जैसा मुल्क दुनिया में कोई न था और ना है ना कभी होगा। सलाम करना चाहिए। हम इस भारत में रहते हैं, भारत की जमीन से मोहब्बत करते हैं, भारतवासियों से मोहब्बत करते हैं, हम सब मिलजुल के मोहब्बत और प्यार लगता है कि करते हैं भरपूर इंशाअल्लाह। जवाब मिल गया है आपको। अच्छा, मेरा रिटेलिएशन सुनेंगे? मेरा रिटेलिएशन सुनेंगे? देखें, इमाम खुमैनी साहब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो एक हुसैनी थे, वो एक हुसैन के सच्चे पैरोकार थे। वो लड़ते हुए शहीद हुए। शायद हुसैनी साहब को कुछ गलती अंदाजा हो, वो एक लड़ते हुए शहीद हुए। हम एक पाकिस्तानी कौम और एक पाकिस्तानी उनकी शहादत को सुर्ख सलाम पेश करते हैं। ना सिर्फ हुसैनी आयतुल्लाह खुमैनी साहब को, बल्कि हर उस ईरानी को जो इजरायली की अटैक में शहीद हुआ है या जख्मी हुआ है। वहां तो जेनोसाइड इजराइल को याद आ जाती है, लेकिन वहां पे 150 से ज्यादा जो बच्चियां स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में शहीद हुई हैं। सारी दुनिया को नजर नहीं आ रहा धोखे में रखेंगे अपने लोगों को? मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में ही घुस करके अमेरिका लोगों पर गोलियां बरसा रहा है। आप अमेरिका को इजाजत दे रहे हैं कि वो ईरान के ऊपर बम बरसा सके, और आप कह रहे हैं आप ईरान के साथ खड़े हुए हैं। मेजर जनरल, ये किस तरीके का साथ है? इससे अच्छा तो देखिए मीनाक्षी, मेरे को दो तीन इतिहास के पन्ने खोलने दीजिए इनके सामने। ये 1971 में बंगाल में इन्होंने क्या किया? जितने मुसलमानों को पाकिस्तान ने कत्ल किया है उतना दुनिया में किसी ने नहीं किया। बंगाल में लाखों मुसलमानों को इन्होंने कत्ल किया है। उसके बाद जो ब्लैक सितंबर, जो जॉर्डन में फिलिस्तीनी आकर के रहे हुए थे, वहां जियाउल हक ब्रिगेडियर थे। एक मिनट प्लीज 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 लिसन टू मी। उसके बाद उधर वहां गए और जॉर्डन में 25,000 फिलिस्तीनियों को कत्ल किया। 25,000 फिलिस्तीनियों को मारा। उसके बाद आज बलोचिस्तान में बलोचों को ये मार रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में ये मार रहे हैं, और अफगानिस्तान के खिलाफ ये मार। तो किस बात की बात कर रहे हैं आज? एक मिनट प्लीज मिस्टर, आप शहीद, एक मिनट। आप जहांगीर जब आप बोल रहे थे तो वो चुपचाप सुन रहे थे। आप जरा बात तो सुन लीजिए। तो मैं जो कह रहा हूं, देखिए इस बात का एक कोई प्रमाण है, ये उसका बता दें जॉर्डन में क्या किया था, कितने फिलिस्तीनियों को कैसे इन्होंने कत्ल किया था। आज अफगानिस्तान में इस समय में क्या कर रहे हैं, और ये बलोचिस्तान में क्या कर रहे हैं, अहमर भाई बताएंगे अभी। तो एक मिनट, मेरा ये प्रश्न है। देखिए एक मिनट, मीनाक्षी, मेरा ये प्रश्न ये रहेगा आपको कि जो हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, जो बात ये है कि आज पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट है, एक के ऊपर हमला दूसरे पे हमला माना जाएगा। आज सऊदी अरब जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है, वो ईरान के साथ युद्ध कर रहा है। क्या कि अब पाकिस्तान उसके बारे में क्या करेगा? दूसरा, पाकिस्तान ने ये कर दिया है कि हमारी एयर स्पेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे बेसिस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पाकिस्तान गाजा में फलस्तीनियों के खिलाफ सेना भेजने को तैयार है। अमर भाई, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताएं कि गाजा में फलस्तीनियों के खिलाफ सेना भेजने को तैयार है, क्योंकि वहां से डॉलर मिल रहे हैं इनको। तो ये जो चीजें हैं ना यार, ये जो पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो किसी को समझ में आने वाला स्टैंड नहीं है। ये बात जहांगीर आपसे लूंगी मैं जवाब, जरा सुन तो लीजिए। आप सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे? मैं यही बता रहा हूं कि जो इतिहास साक्षी है, इतिहास इस बात को बताता है कि क्या, कब, कैसे हुआ, कहां पर किसने क्या किया। और आज भी वही परिस्थिति है। आज जब उनके पास कोई जवाब नहीं है, और ये कैसे फलस्तीन गाजा में जाकर के ये क्या करने वाले हैं, ये इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। और तो मेरा ये मानना है कि इनको अपने आप सोचने की जरूरत है, और अभी स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। आज जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में अगर आप अपने एयर स्पेस को अमेरिका को इस्तेमाल करने दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ युद्ध में खड़े हुए हैं। और यह बात बिल्कुल निश्चित है। इन फिलिस्तीनियों को, इन पाकिस्तान के जियाउल हक ब्रिगेडियर थे, इन्होंने जॉर्डन में जाके 25-27 हजार फिलिस्तीनी मारे हैं। इनको कुछ पता नहीं है। तो ये मेरा ये मानना है
कि अभी अभी इस बात को समझा जाए, और ये जो स्टांस है, पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में है मीनाक्षी, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि उनको अमेरिका से एड चाहिए, मदद चाहिए उनको। ये शर्म अल शेख में जिस प्रकार से शहबाज शरीफ ने शर्म अल शेख में शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाटे थे, ये पूरी दुनिया को पता है। अरे सर, शहबाज सबको शरीफ तो सबके 2 दिन सामने। पहले तक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत करके तनाव की निंदा कर रहे थे और पूरी तरीके से ये कह रहे थे कि वो उनके साथ खड़े हुए हैं। ये सऊदी अरब के साथ भी खड़े हुए, या अमेरिका के साथ भी खड़े हुए, या अपनी आवाम के साथ नहीं खड़े हुए, और ईरान के साथ साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ईरान को लेकर के ये बड़े स्तर पर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम ईरान के बहुत रहनुमा हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये अपने ही लोगों के रहनुमा नहीं है तो दूसरे के देश के लोगों के क्या ही रहनुमा होंगे। खबर ये आ रही है कि इजराइल से जंग के बीच में ईरान ने दरअसल बड़ा फैसला किया है। फैसला क्या किया गया है? ईरान की तरफ से इस जंग के बीच में फैसला करते हुए सैयद माजिद इब्न अल रेजा को रक्षा मंत्री बना दिया गया है। इजराइल से जंग के बीच में ईरान का बड़ा फैसला आया है कि सैयद माजिद इब्न अल रेजा अब यहाँ पर रक्षा मंत्री की भूमिका में नजर आएंगे, जो ये तय करेंगे कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है और उसके साथ साथ किस तरीके से हमला करना है। उनकी तरफ से अब ये पूरी तैयारी की जाएगी कि कैसे मुंहतोड़ जवाब देना है, और क्या जो हमले हो रहे हैं बाकी आसपास के नेवल बेस, अमेरिका के नेवल बेस से निकल करके दूसरे देशों पर, वो इसके बाद रुक जाएंगे रक्षा मंत्री के आने से। अल रेजा को जो रक्षा मंत्री बनाया गया है, एक बार फिर से हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि आखिरकार इसके क्या कुछ मायने हैं, क्या ये समझा जाए अभी तक जो ये बदलाव रोहित शर्मा जी हुआ है, क्या इसके बाद आपको लगता है कि अब एक सोची समझी प्लानिंग के तहत आगे ईरान बढ़ पाएगा इजराइल और अमेरिका को जवाब देने के लिए, या फिर अभी भी बिलबलाहट में यहाँ वहां हमले करते रहेगा जैसे उसकी तरफ से आम लोगों पर भी किए जा रहे हैं? दुबई से लगातार तस्वीरें आ रही है, लगातार वहां से खबरें आ रही है, यूएई के रक्षा मंत्रालय के तरफ से खबरें बताई जा रही हैं, बहरीन से खबरें बताई जा रही हैं कि आखिरकार किस तरीके से नेवल बेस से हटके अब आम लोगों की तरफ ये निशानेबाजी शुरू हो गई है। देखिए, हमले रुकने का नाम तो नहीं ले रहे। डिफेंस मिनिस्टर एक नए आए हैं, तो डिफेंस मिनिस्टर नया आना एक सिंबॉलिक है। इससे पहले रिएक्शन चल रहा था, मतलब लोग वहां संभाल रहे थे, तो अटैक्स तो होंगे, और ऐसा यहाँ वहां हमले से ज्यादा बेहतर ये है कि आप उन्हें कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं, इनको पता है कहाँ मारना है और एग्जैक्ट वहीं मारा जा रहा है। अगर होटल पे मारा जा रहा है, बिल्डिंग पे मारा जा रहा है, तो वो यूएई की प्रॉपर्टी मार्केट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ताकि यूएई की इकोनॉमी टूट जाए, ये है। और मैं ये हमारे साथ ये बैठे हैं जहांगीर भाई जो है, नाम बड़ा अच्छा है इनका। जहांगीर एक एम्परर थे जो सारे दिन पिए रहते थे और उनकी पत्नी कंट्री चलाती थी। जहांगीर भाई, एक बात बताओ, आप बोल रहे थे कि बुचर ऑफ गुजरात, वो बुचर ऑफ गुजरात को सऊदी अरेबिया ने अपना सबसे हाईएस्ट अवार्ड दिया था, यूएई ने दिया था, बहरीन को दिया था, कतर ने दिया था। ये सारे हिंदू कंट्रीज हैं क्या? आपने ये तो नहीं बताया। हाँ, आप बोल देते हो आपके कंट्री में आप क्या शियाओं के बुचर नहीं है? आप क्या कादियानों के बुचर नहीं है? आपके कंट्री में मुसलमान सिख जो है वो 13% से 1% पे आ गए, तो वो कैसे हुआ? आप तो मतलब कितना कुछ बोल रहे थे। ये भी आपने बहुत बढ़िया चीज बोली कि आसिम मुनीर बड़ी जानी मानी शख्सियत है यार। ऑपरेशन सेंटर में बंकर में घुस गया था, बंकर में घुस गया था आर्मी चीफ। आज भी आपका आर्मी चीफ आज भी बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के घूम रहा है। इस कंट्री का तो पूरी वर्ल्ड में कोई आर्मी चीफ बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के नहीं घूमता। और आपके सुनिए आपके प्रेसिडेंट ने खुद अपने मुंह से बोला है मीडिया के सामने कि उस प्रेसिडेंट को उनके एडीसी ने बोला था कि आपके ऊपर बॉम्ब पड़ सकता है, आप भाग जाइए, राइट। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि शहबाज शरीफ जिंदा इसलिए कि मैंने बचा लिया, वरना मर गया होता। जंग के बाद भी 7 पैर आप लोगों के गिर चुके हैं, आपके फौज का मोरल गिर चुका है। हाँ, आपका नहीं, बिल्कुल। हाँ, ये भी कि तेल महंगा हो रहा है। अबे जब आप ईरान पे हमले करा रहे थे, जब बॉम्ब गिर रहे थे, क्या मूवमेंट नहीं दिख रही है? एयरफोर्स की मूवमेंट नहीं दिख रही है आपके कंट्री में? सुन लीजिए, अरे सुन तो ले। अरे अच्छा, जहांगीर की तरह दिन में पिए बैठे हो क्या यार? रुको, जहांगीर नाम होने से, भाई साहब जहांगीर नाम है इसलिए आप दिन में पी के ना बैठे, और वो तो बिल्कुल ना ले जो इमरान खान लेता है। आराम से ताकत मत बोलिए, काम की बात कीजिए। आपके जो वो हैं, आपके जो आर्मी चीफ हैं, वो अभी किसके पास लंच कर रहे थे? यही अमेरिका तो मार रहा उसको, क्यों लंच कर रहे थे? और पता नहीं था कि ये ईरान पे हमला करेगा? उससे पहले कर चुका था वो,
क्यों बैठे थे वहां पे? और अभी एक ट्रिप और करके आए, वो कितने ट्रिप लगाए हैं वहां पे उसी के? तो आपके आपके आर्मी चीफ और आपके प्राइम मिनिस्टर को क्यों जा रहे हैं वहां पे बार बार, और कितना सपोर्ट है? ये आप इंडिया को ब्लेम कर रहे हो। इंडिया ने तो अब तक एक बेस नहीं दिया, आप तो सारे बेस दिए बैठे हो। कैसे कैसे अमेरिकन ड्रोन गिरा था वहां पे अफगानिस्तान में? ये आपको पता नहीं है क्या? कैसी बात करते? अब सुनिए, मतलब कुछ भी बोल मुझे दो ना। अनम्यूट कर दें अगर बेहतर होगा। हाँ, आप मुझे बीच में अनम्यूट मत कर दें बोलिएगा बेहतर। जनाब, आप बीच में बोल रहे हैं दूसरों के, इसलिए तो टाइम वेस्ट हो रहा है, वरना हम तो अपने पॉइंट बोल रहे हैं, आप अपने पॉइंट बोल के जाइए, कोई प्रॉब्लम, मना थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा। आप जब बोलेंगे तब हम सुनेंगे, मुझे अनम्यूट कर ऐसे दें तो थोड़ी बेहतर होगा। नहीं नहीं, आप अनम्यूट ही हैं, आप अनम्यूट ही हैं, अच्छा, चिंता मत सुनिए, करिए। अच्छा, सुनिए, जहांगीर, मुझे जरा सुनिए। एक बात बताइएगा, जवाब आप दे सुनिए, लीजिएगा। एक देखिए, सवाल और मैं मैं उसमें आपको- जोड़ती हूँ। आपको जवाब नहीं जहांगीर दूंगा, सुनिए, आपको जवाब नहीं दूंगा, जहांगीर सुनिए, आप सुनिए। मुझे जवाब नहीं देंगे क्योंकि ये मेरी डिबेट है, आपको यहीं पर जवाब देना होगा। आप जरा ये बताइए, सितंबर 2025 में जो इस्लामाबाद और रियाद के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत अगर दोनों देशों में से किसी भी एक देश पर हमला होता है तो ये दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और उसके साथ हम जाकर के खड़े हो जाएंगे। इस बार आप बताइए, आप किसके साथ खड़े हुए हैं? ईरान के साथ खड़े हुए हैं या सऊदी के साथ खड़े हुए हैं? अच्छा क्या सुनिए, वो ईरान के जो हमले हो रहे हैं इस सऊदिया पे नहीं हो रहे, वो सऊदिया में जो अमेरिकी की बेस है वहां पे हो रहे हैं। अच्छा। और सुनिएगा, जो सऊदी आपकी अरब झूठ फौज बोल है ना, रहा है। वो कुंभकर्ण फौज है, कुंभकर्ण की फौज है। खाना मिलता है तो काम करती है, अदरवाइज सोई रहती है। तो सर, अपने फौज को खाना खिलाएं। इनके बाद हालात ये हो गए कि आपके पायलट उड़ते नहीं है, सीधा जमीन बोझ होते हैं। 7 तैयारे गिर चुके हैं आपके, 7 तैयारे। अपनी फौज को ट्रेन करें, मोरल बेहतरीन करें, अपनी फौज का मोरल राइज करें। ऐसे नहीं है कि भाई, हेलो हेलो, कौन सी लगाई है, कौन सी लगाई? इमरान खान वाली? सऊदी फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि अमेरिका सिर्फ इजराइल को प्रोटेक्ट कर रहा है, हमें नहीं कर रहा। अगर अमेरिकन बेस पे अटैक हो रहा है तो वो स्टेटमेंट क्यों आया? मतलब क्या लगा के आते हो यार? इमरान खान के घर मत जाया करो, पता नहीं क्या पी के आ जाते हो। जब सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने क्यों स्टेटमेंट दिया कि सिर्फ इजराइल को प्रोटेक्ट कर रहा है अमेरिका, हमें नहीं कर रहा? तो कहीं और तो बम पड़े हैं ना, इसीलिए ना। आपने इंदिरा गांधी को जेल में क्यों डाला था? कम से कम ये बता देंगे। इंदिरा गांधी जी, जेल जी। में क्यों गई थी? वो तो आपकी अरे हमारी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर हमने जेल में डाल एक दिया। मिनट, क्या फालतू की बकवास कर रहे हैं ये लोग। मेरी बात सुन, मीनाक्षी, मीनाक्षी, जी, आई जस्ट जी। वांट टू मेक टू पॉइंट्स, प्लीज ओके प्लीज सर, अलाउ मी टू ओके। डू दैट। पहली बात, जब पिछली बार जून 25 में ईरान पर हमला हुआ था, उस दिन असीम मुनीर कहां थे? उस दिन असीम मुनीर, जो भी मुनीर हैं, ये अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के कब्जे में थे। 12 जून 2025। एक इनको 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 ही नोज नथिंग। अब दूसरा फैक्ट मैं बताना चाहता हूं, वो फैक्ट ये है कि जो सऊदी अरब पे हमला हुआ है, वो सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया है। ये हमला किसी अमेरिकन बेस पर नहीं है, ये हमला सऊदी अरब पर है। बुर्ज खलीफा के पास हमला है, वो किसी अमेरिकन बेस पर नहीं है, वो यूएई पर हमला है। ये इनको पता होना चाहिए। और जो इनका पैक्ट है उसके हिसाब से वो जो हमला सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पे हुआ है, वो हमला पाकिस्तान पे होना चाहिए, माना जाना चाहिए। और ये उठ बिल्कुल, करके यही तो आए, समझौता ये था। इनको ये मैं बता रहा हूं कि बेगैरत, आप इनको समझ लीजिए। इस प्रकार से कोई डिस्कशन आपका हो नहीं पाएगा। आप यू हैव टू गेट टू द फैक्ट्स। और हम जो बिल्कुल बता रहे बिल्कुल हैं, आपको जहांगीर, फैक्ट्स बिल्कुल बता रहे आपको हैं, ये सच और पता इनको होना सिर्फ चाहिए जो आपको मेजर जनरल बता रहे हैं। जरा मुझे एक बात आपको मैं याद दिला देती हूँ, इसी चैनल पर हमने तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से आपके सैनिकों के वीडियो सामने आ रहे थे कि 6 महीने से पगार नहीं मिली है, खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है। तो यहाँ के सैनिकों की आप बात मत करिए, हम बहुत अच्छे हालात में। आप अपने देश का देखिए कि ईरान के साथ या सऊदी के साथ, आपको अभी तक यही नहीं पता है। अहमद जी, एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलिए। ये कहते हैं कि ये ईरान के साथ खड़े हैं, ये तो ईरान के साथ खड़े हैं या नहीं, ये तो अमेरिका के साथ लेटे हुए हैं। ये तो अमेरिका के बहुत बड़े गुलाम हैं। आईएमएफ के अहमद जी भिखारी, भाग गए हैं वो। आईएमएफ के बीक पे चलने वाले, वर्ल्ड बैंक के जो बीक पे चलने वाले, ये कैसे अमेरिका के खिलाफ कुछ कह सकते हैं? इन्होंने, इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने, इनकी हुकूमत ने एक चीज भी अमेरिका के लिए अभी तक नहीं कही है, जबकि अमेरिका ने सारा कुछ बम लगा के, बम से
उनके जो आयतुल्लाह खामेनी हैं उनको शहीद कर दिया। अपने ही मुल्क के अंदर मरीन्स जो है इनकी पाकिस्तानियों को मार रहे हैं और ये खामोश हैं और ये आके यहाँ से यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं। ये तो जो सिंध में जो बेचारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो था उससे बेहतरीन कोई लीडर कभी हुआ नहीं, उसको इन्होंने मार दिया। अब ये कहाँ की बातें कर रहे हैं ये लोग? ये तो इंतहाई झूठे हैं, इनमें कोई वो नहीं है, मोरालिटी नहीं है। ये तो ट्रंप के बिल्कुल घर के नौकर हैं, इनकी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। कुछ जरा बेहतर लोग बुलाया करें प्लीज। बहुत शुक्रिया। पत्रकार लिख देने से पत्रकार थोड़ी हो जाते हैं, वो सुन ही कहाँ पाए, उन्हें यही नहीं पता है कि कहाँ पर हमले हो रहे हैं, कहाँ पर हमले नहीं हो रहे हैं। दुम दबा के भाग लिए, पाकिस्तान की ये पुरानी आदत है। अब कुछ खबरें और आ रही हैं, उसका जरा हम रुख कर लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ चीन से लेकर के रूस तक अब बयान सामने आने लगे हैं। अब क्या कुछ बयान दे दिया गया है वो मैं आपको बताती हूँ। ईरान के समर्थन में चीन ने बयान दिया है कि ईरान जो कुछ कर रहा है हम उसके साथ खड़े हुए। ईरान अपनी रक्षा के लिए लड़ रहा है, अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहा है। चीन की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। हालांकि इन सब के बीच में जानकारी ये भी मिली थी, ईरान और चीन के बीच में पूरी तरीके से एक बिजनेस डील भी चल रही थी, हथियारों की खरीद फरोख्त को लेकर के। रूस के साथ भी ये बिजनेस डील चल रही थी, लेकिन ये रक्षा मसौदा बनता, तैयार होता, डील होती, उसके पहले ही समीकरण बदल दिए गए हैं। अब चीन ये कह रहा है कि वो ईरान के समर्थन में खड़ा हुआ है, ईरान अपनी रक्षा के लिए लड़ रहा है, अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहा है। लेकिन मेजर जनरल, किसी के साथ खड़े हो जाना और किसी के लिए खड़े होकर के लड़ाई के लिए उतर जाना दो अलग बातें होती है। मोरल अप करने के लिए तो ये कहा जा सकता है, लेकिन क्या चीन उतर करके सीधे तौर पर जंगे मैदान में आ जाएगा? बिल्कुल मीनाक्षी, आपने बिल्कुल सटीक बात कही है। किसी निश्चित रूप से चीन जो है खुल करके सामने आने का सवाल पैदा नहीं होता है। ये देखिए, ये बहुत बड़े लेवल पर जो 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 सुपर पावर्स हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं इस तरीके की डीलिंग्स चल रही हैं। ना चीन आएगा फिजिकली, ना रूस आएगा फिजिकली, ना उत्तर कोरिया आएगा फिजिकली। ये मैं आपको बता सकता हूं, सिर्फ जबानी खर्च के लोग कर रहे हैं। लेकिन चीन का जो उद्देश्य है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि चीन के लिए एक विन विन काइंड ऑफ सिचुएशन है। रूस वहां पर फंसा हुआ है, अमेरिका को वो यहां पर इस युद्ध में फंसा देंगे, और ये अगर 1-1.5 महीने 2 महीने चल गया युद्ध, तो जो प्रेशर चाइना के ऊपर, साउथ चाइना सी या इंडो पैसिफिक सर, ये बहुत मजाक की स्थिति बनी हुई है। सर, मैं रोक रही हूँ, वक्त की कमी है, लेकिन ये बहुत मजाक की स्थिति बनी हुई है कि चीन बड़े बड़े बयान तो दे रहा है, लेकिन जो हथियार दे रहा है उनकी सच्चाई और उनकी कलई खुल करके सामने आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, कहीं मत जाएगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।